चलिए अब हमारा शुरू होना जा रहा है हम लोग का इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें हम बात करते थे इंडिविजुअल की। अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे ऑल इंडिविजुअल्स मींस होल एज अ होल कंट्री की बात करेंगे। ठीक। सो लिसन। तो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये चैप्टर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक अकेले इंडिविजुअल से नहीं बनी है। हमारी जो इकोनॉमी बनी है एज होल ऑल इंडिविजुअल्स मिला के बनी हुई है हमारी इकोनॉमी। ठीक है। नाउ अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझो। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से दैट इज मैक्रोज। ठीक है, इसका मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है, ये वर्ड इससे डिराइव हुआ है मैक्रोनॉमिक्स हमारा। ठीक है, मैक्रोस वर्ड से। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी ओवरऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी हम ये पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये बताता है मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या बताता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इकोनॉमी। इकोनॉमिक कंप्राइज होते हैं कितने लोगों से? 4 लोगों से। हाउस होल्ड होता है हमारा, फर्म होता है हमारा, गवर्नमेंट होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। इससे मिलकर हमारी इकोनॉमी बनी है। हम वो चीज़ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इस पूरे बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे इन्फ्लेशन कैसे होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्यों होता है, रीजंस क्या उसके पीछे, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया? तो जो इसके जो ट्रेस थे, ये ट्रेस फाउंड हुए एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जे एम किनीज। ठीक है, ये थे जे एम किनीज। इन्होंने अपने बुक में लिखा इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। उस बुक का नाम था द जनरल स्टडी ऑफ द जनरल थ्योरी, नॉट स्टडी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है। अब अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन डेफिनेशन क्या है? मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज होल। तो क्या बोलते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है? इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज होल। ठीक है, जो पहले हम पढ़ रहे थे, जो पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे क्या? एक इंडिविजुअल के बारे में। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट की। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टोटल ऑफ द इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कि इकोनॉमी में कौन कौन लोग हैं। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कौन कौन होते हैं। हमारे इकोनॉमी के जो पार्ट्स होते हैं वो होता है हाउस होल्ड, जो कि कंज्यूमर्स होते हैं, फर्म जो कि गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं, गवर्नमेंट होता है,
ठीक है, गवर्नमेंट होती है जो हमें हेल्प करती है किसके थ्रू, लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू। और फिर होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। इन चारों को मिला के हम बात करते हैं क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो में हम इसकी पढ़ाई करेंगे। अब इसके पहले मैं गो थ्रू कर दूं, रिवाइज कर देता हूं अपने पुराने माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स और आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या करता है, इट स्टडीड द बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल। क्या करते हैं, ये बताता है बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और यहां पे क्या बताता है, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ऑल मीन्स एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, हम बात करते हैं एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में। सेकंड, जो हम यहाँ पे टूल्स यूज करते हैं, हमने पढ़ा था पिछले साल डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड सप्लाई हमने पढ़ा था चैप्टर पूरा माइक्रो में। इसमें टूल्स वो यूज होते हैं। अब जो मैक्रो में यूज होगा वो क्या होगा हमारा यूज, वो होगा हमारा टूल्स यूज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहां पे हम ये टूल्स यूज करेंगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, सॉरी नॉट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, हम लोग इसकी बात करेंगे यहाँ पे। जो थर्ड डिफरेंस हमारा है, थर्ड डिफरेंस क्या है हमारा, थर्ड डिफरेंस है किस तरह से हम पता करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो इसका ऑब्जेक्टिव है मेन, ठीक है, ये तो हमारा हो गया टूल्स। अब आगे हमारा ऑब्जेक्टिव्स। हम मैक्रो क्यों पढ़ते हैं, माइक्रो क्यों पढ़ते हैं। माइक्रो हम क्यों पढ़ते हैं, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे हम, डिटरमाइन, डिटरमाइन हम करते हैं क्या, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। और यहाँ पे क्या करते हैं, डिटरमाइन, हम डिटरमाइन करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, कमोडिटी और यू कैन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जितना भी हमने पिछले साल पढ़ा 11th में माइक्रो में, वो सब यहाँ इंक्लूड होता है। ठीक है, वहां पे आपने रेवेन्यू पढ़ा था, कॉस्ट पढ़ा, सब इसके पार्ट थे। ठीक है, अब जो यहाँ पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेवल इन द इकोनॉमी। ये सब बस इंट्रोडक्शन है, पूरी बुक में हम इंक्लूड रहेगा। बस ये पता रहना चाहिए हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है हमारा। अब जो अगला डिफरेंस है, यहाँ पे क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब हमने एजम्पशन लिया है कुछ, तो हमारा जो एजम्पशन है वो क्या होता है, एजम्पशन यहाँ पे हमारा, जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं यहाँ कांस्टेंट रहते हैं। क्या, जितने मैक्रो वेरिएबल्स हैं, ऑल मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। कौन सा मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। ठीक है, एग्जांपल तौर पर इनकम, कंजम्पशन। ठीक, ये सब हमारा मैक्रो वेरिएबल्स होता है। ठीक है, माइक्रो में जितना मैक्रो है वो कांस्टेंट रहेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें मैक्रो में, तो ऑल माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। ठीक है, जितने भी है। एग्जांपल पे क्या आता है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, कोई भी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पूरे होल ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्ट को कभी नुकसान नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मानते हैं हम ये पेन,
अब एक कंपनी है जो ये पेन बना रही है, सपोज करो एक फर्म, ठीक है, और वहीं पे बहुत सारे फर्म्स ये पेन बना रहे हैं। अगर एक फर्म अपना प्राइस बहुत बढ़ा भी देता तो उससे फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी में, इकोनॉमी प्राइस कांस्टेंट रहेगी। मान लो पेन 10 रुपए का है, तो यही पेन अगर कोई फर्म 15 कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक फर्म से है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है, एग्जाम्पल पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि माइक्रो वेरिएबल है, किसी एक फर्म की बात की हमने यहाँ पे। अब अगर यही बात करें हम लोग, ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका जो दूसरा नाम है दैट इज, इसको हम बोलेंगे प्राइस थ्योरी। इसका दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी। और जो इसका दूसरा नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जो कि हमारे पूरे बुक का ये एक एजेंडा है, यही चीज हमें पढ़ना है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, अभी तो शुरुआत में समझ नहीं आएगा, जब इसको हम धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे तो हमें समझ में आएगा क्या चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो अगला डिफरेंस है, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख लो आप क्या? इंडिविजुअल इनकम। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? एक इंडिविजुअल इनकम। ठीक, ये होता है एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द मनी अर्न बाय द कंपनी, बाय द पर्सन और रेजिडेंट। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अच्छे से पढ़ लो। ये डिफरेंस क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है डिफरेंस लिखने के लिए। ठीक है, 2 to 3 मार्क्स में आ सकता है। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है, वाई वी नीड टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमें इस मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का नीड क्यों? ठीक है, नीड टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी किसी एक पर्सन से नहीं बनी है या एक प्रोडक्ट से नहीं बनी है, ये बनी है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटी एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? टू एक्सप्लेन द वेरियस, देखो यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, पहले तो हमें बताना है वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, इसलिए पढ़ना है हमें। दूसरा, हमें क्यों पढ़ना है? टू एक्सप्लेन वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स, मतलब कुछ कुछ चीजें जो, ठीक है, जो चेंज हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है, कोई रीजंस हो सकते हैं, हम सोचेंगे कोई एक तरीका, उसमें कुछ और आउटकम हो सकता है, वो उसको बोलते हैं मैक्रो पैराडॉक्स, हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या है? ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब बेटा जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, वही नाम ही बता रहा आपको कैसे इनकम कैसे सर्कुलेट करता है हमारे इकोनॉमी में। ठीक है, तो भाई ये क्या होता है? देखो अब ये क्यों होता है? ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों होता है? देखो, जो ह्यूमन के वांट्स है वो अनलिमिटेड है, तो ह्यूमंस के वांट को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जितना प्रोडक्शन होगा ह्यूमन का वांट फुलफिल होगा, फिर से ह्यूमन का वांट अनलिमिटेड है तो फिर से उसका डिमांड बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। समझाते कैसे? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन है, अनलिमिटेड एंड रेकरिंग, कभी नहीं खत्म होने वाला वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक, ह्यूमन बीइंग्स have made the production process continuous process। क्यों बोला गया है? फिर से बता रहा हूँ, जैसे मान लो ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड है, ह्यूमन को बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, मान लो हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन्स का वांट पूरा हुआ हमारा,
फिर हमारा वांट जगह कि हमें लैपटॉप होना चाहिए, फिर से वांट जगह हमारा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोडक्शन कभी खत्म ही हो सकता। जब तक ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड होगी, जब तक ह्यूमन ग्रीडी होगा, तब तक प्रोडक्शन कभी रुक नहीं सकता, गुड्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। वो चीज़ यहाँ पे, ठीक है। अब ये गुड्स बनता कैसे है, प्रोसेस कैसे है ये प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब सिंपल है कि डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कंबाइन करते हैं गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डिफरेंट factors of production are combined together to produce goods and services, goods and services। तो इसका मतलब प्रोसेस मतलब ये होता है, ह्यूमन की वर्ड अनलिमिटेड, ह्यूमन को सब कुछ चाहिए, वो क्या करेगा? गुड्स बनवाएगा। गुड्स बनाने को क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं हम। तभी बोला प्रोडक्शन प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसको कभी हम रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? गुड्स जो ह्यूमन की वर्ड अनलिमिटेड है। बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ क्यों प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स ऑफ अ ह्यूमन बींग्स, ठीक। अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, एसएसटी में अपने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कितने तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? तो हमारे पास टोटल 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा लैंड, दूसरा है हमारा लेबर, तीसरा है हमारा क्या? कैपिटल, चौथा है हमारा इंटरप्राइज, तीसरा हमारा क्या है? इंटरप्राइज है। अब बेटा ध्यान रखो, अब इनका इनकम क्या होता है, ठीक है। ये तो फैक्टर प्रोडक्शन है, ये सब मिला के हम गुड्स बनाएंगे, जो कि आपने क्लास 10th क्लास 11 दोनों में पढ़ा था कि जब ये मिलते हैं तब हमारा गुड्स प्रोड्यूस होता है। अब जब ये काम कर रहे हैं, ठीक है, जमीन को बदले क्या मिलेगा? इसको इनकम क्या होगी जमीन बदले? तो इसकी इनकम होती है रेंट। लेबर का क्या होता है? वेजेस होता है, इनको पैसा मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इनको मिलता है क्या? प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और जो नीचे लिखा है वो क्या है हमारा? दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। तो ये जो सब चीजें लिखी हैं हमारी, ये सब चीजें कहलाएगी फैक्टर इनकम, ठीक है। पहले 3 चैप्टर्स में ये भर भर के है, हर पॉइंट पे आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज है, कैसा पैसा निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, वो चीज, ठीक है। अब सुनो, अब इकोनॉमी में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है इकोनॉमी का? तो लिखेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या है इकोनॉमी का? पहला क्या है? जो इनकम है, इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। क्या बोला मैंने? इनकम जो है फ्लो करती है फर्म से हाउस होल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लेबर हूं, मैं गया फैक्ट्री में काम किया। जब फैक्ट्री में काम किया तो जब फैक्ट्री में काम कर रहा हूं तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वेज मिलेगा। तो वेज क्या है? मेरे लिए इनकम है। तो और मैं किसका पार्ट हूं? मैं पार्ट हूं हाउस होल्ड का, ठीक है। आपको बताता है हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं हाउस होल्ड का पार्ट हूं, जो मैं फर्म में जब काम कर रहा हूं तब मुझे पैसा मिल रहा है। क्यों मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम पहला हमें मिलेगा पैसा। अब जो अगला सेकंड, अब क्या होता है इसमें? देन हम क्या करते हैं? अब देखो, अब हमें पैसा मिला, हम क्या करेंगे? हम उस पैसे को खर्च करेंगे फॉर द कंजम्पशन पर्पस, हमने गुड्स और सर्विस खरीदेंगे। तो देखो अभी ये पैसा हो रहा है कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। अब कैसे? दो फर्म ने गुड्स सर्विस बनाया होगा, हमारे पास इनकम है, हम वही पैसा जाके खर्च करेंगे, किसको? फर्म को देंगे, ठीक है। किस फॉर्म में?
इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कौन सा होता है ये? कंजम्पशन। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये तरीका है कैसे फ्लो ऑफ इनकम चलता है। इनकम मीन्स पैसे कैसे मूव करते हैं। पहले फर्म से लेके हाउस होल्ड जाएगा, फिर हाउस होल्ड से कहाँ जाएगा? हमारे ये जाएगा हमारे हाउस होल्ड मतलब फर्म में। फिर बता रहा हूँ, सपोज करो ये फर्म हमारा है और ये हमारा हाउस होल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसा आया, तो पहला पैसा यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, फिर पैसा यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इट विल कॉल फैक्टर इनकम। और यहाँ क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसका पार्ट है। आप सोचते हैं अब इस फ्लो को जो कहते हैं, ये जो पूरा फ्लो हमने देखा, दैट फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जो हमारा टॉपिक, जो हमारा चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो यही है। इस पे हमको पढ़ाई करनी है, इस पे हमें समझना है क्या चीज होता है। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है हमारा। सो मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? ठीक, हेडिंग क्या है हमारी? जैसे लिखते जाओ वैसे अपने पॉइंट्स बनाते रहो। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या है? सिंपल, इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ among the firm, among the factors of production, ठीक, एंड फाइनली इन द सर्कुलेशन द हाउस होल्ड ऑफ द फर्म। मतलब कि पहला क्या है? पहले इनकम का जनरेशन होगा, कहाँ से होगा? फर्म से होगा। तो क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम कहाँ पे होता है? इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होगा? इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर यहां पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये पैसा है, क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, पहले क्या हुआ? इनकम जनरेट हुआ, फिर ये पैसा बटा, अब क्या होगा? एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन बैक फ्रॉम द हाउस होल्ड फर्म, एंड circulation from household to the firm। ठीक है, कब होगा? इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर से बोल दो, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसका मीनिंग होता है ये। ठीक है, ये है हमारा मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पैसे का कैसे फ्लो होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, किस लिए हो ये पैसा खर्चा क्यों हो रहा है? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, जनरेटेड बाय द फर्म। क्लियर? या फिर प्रोड्यूस बाय द फर्म बोल दो, प्रोड्यूस बाय द फर्म। ये होता है मीनिंग ऑफ हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब इसमें कुछ फेज आते हैं, फेजेस आते हैं। अब फेजेस क्या क्या आते हैं इसमें बेटा? अब सुनो, जो इसमें फेज होता है, इसको एक अलग टॉपिक हमारा है, दैट इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसमें फेजेस क्या होते हैं इसके? इसके 3 फेजेस हैं। सो पहला फेज क्या होता है? दैट इज प्रोडक्शन फेज। मैंने बोला था ना, पहला क्या होता है? प्रोडक्शन फेज। क्यों होगा? क्योंकि भाई हम पैसा, जब इनकम जनरेट यहीं से होगी हमारी। सो प्रोडक्शन फेज में क्या होता है?
इसको हम दूसरा बोलेंगे क्या, जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब गुड्स प्रोड्यूस होगा, जब प्रोडक्शन फेज होगा, तभी तो इनकम जनरेट होगी फैक्टर्स प्रोडक्शन के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है इनकम फेज, जो इसके बाद है दैट इज इनकम फेज। देखो वहां पैसा जनरेट हुआ, यहाँ पे इनकम हुआ, इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ, किसके बीच में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, अब जो अगला फेज हुआ, अगला फेज क्या है, अगला फेज है हमारा एक्सपेंडिचर फेज, अगला फेज है हमारा एक्सपेंडिचर फेज। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। मतलब अब यहां पे खर्चा करना हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, अब यही पैसा वापस उठ के कहाँ जाएगा, ये पैसा वापस उठ के प्रोडक्शन फेज में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इट इज अ फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका मीनिंग है। ठीक है, अब याद रखना जितना इनकम जनरेट हो रहा है कहाँ पे, प्रोडक्शन यूनिट में, वही वापस प्रोडक्शन यूनिट में चला जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जितना इनकम प्रोड्यूस हुआ किसमें, प्रोडक्शन यूनिट में, उतना ही पैसा उनके पास वापस चला गया। ठीक है, तो ये चीज एक हमारा प्रूफ है कि जितना पैसा हम बना रहे उतना पैसा वापस डन होता है, यही हमारा होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ये पूरा टॉपिक था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जो अगला टॉपिक आता है हमें समझना है, देखो ये सब चीज क्यों समझना है, क्योंकि अभी जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें हर एक टर्म का मतलब है, हर एक टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जितना भी हम इसमें पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, वो फ्लो ऑफ इनकम आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है दो टॉपिक्स हमारे पास हैं, जो कि है स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, अब बेटा ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्टॉक, और दूसरा हमारा है फ्लो। अब स्टॉक एंड फ्लो क्या है, ठीक है, स्टॉक का मतलब होता है कि कितना स्टॉक वेरिएबल हमारे पास रखा है एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, फिर से बोलेंगे हम, स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू विच, ठीक है, स्टॉक वेरिएबल्स रिफर्स टू दोस वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं, these variables are measured at a particular point of time। बोलो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे लो, एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो हमारे पास, हमने प्रोडक्शन किया कितना, हमारे पास 300 यूनिट्स ऑफ कार है। ठीक है, अभी अभी करंट डेट में, मतलब मान लो डेट हम मानते हैं 1 जनवरी, हमारे पास इतने यूनिट्स ऑफ कार रखे हैं। ठीक है, देखो ये हमने मार्केट में निकाला नहीं बेचने के लिए, हमारे पास बना हुआ रखा हुआ है 300 यूनिट्स ऑफ कार, तो ये क्या कहलाएगा, ये स्टॉक कहलाएगा। इसके जो ये जो स्टॉक है ये क्या होता है, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, स्टॉक वेरिएबल नॉट टाइम डायमेंशनल, नॉट टाइम डायमेंशनल। क्यों, ठीक है, क्योंकि इसको हम नापते कब है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना गुड्स हमारे पास है इसलिए उसको नापते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम मान लो नेशनल वेल्थ। ठीक है, नेशनल वेल्थ, क्यों, नेशनल वेल्थ अगर हम एक पॉइंट पे बात करें तो सर्टन रुपीज है, हम अगली बार बात करें कुछ और होगा, तो यहाँ पे वेराई कर रहा है स्टॉक। ठीक है, अब वहीं पे हम बात करें किसकी, फ्लो की। फ्लो क्या है, ये वो वेरिएबल्स हैं जिसको जो रिफर होते हैं किसके, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सेम चीज है बट इट इज मेजर्ड। ठीक है, दीज वेरिएबल्स
आर मेजर्ड, ठीक है, एट, बोल दो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने पूरे जनवरी, ठीक है, मंथ ऑफ जनवरी आपने मानो 100 यूनिट्स ऑफ कार बनाई, ठीक है, पूरे जनवरी, ये एक पॉइंट ऑफ बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं सिर्फ पूरी जनवरी का। तो हम बस 100 ऑफ कार बनी, दैट इज कॉल्ड फ्लो। और वहीं पे हमने बात किया 1 जनवरी तक हमारे टोटल कार कितनी थी, दैट इज 300 कार्स थे हमारे पास, ठीक है। इसको फ्लो बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये हमेशा टाइम डायमेंशनल होता है, ठीक है, ये टाइम डायमेंशनल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं इसमें हम, और इसमें बात करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए डिफरेंस दोनों में है, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं एग्जाम्पल तौर पे, स्टॉक क्या बोलेंगे हम, सपोज करो ये आपकी पानी की टंकी है एक, ठीक है, ये पानी की टंकी है, इसमें वाटर फील्ड है आपका, तो ये जो पूरा है ये है, इसको हम बोलेंगे पूरा स्टॉक बोलेंगे। और मान लो हमने एक यहाँ से टैप लगा दिया, पानी निकल रहा है, दैट इज विल बी कॉल्ड फ्लो, ठीक है, मतलब स्टॉक से ही फ्लो होता है। अब सेम वे जितना फ्लो बाहर जाएगा, जितने हम यूनिट्स ऑफ कार बेचेंगे, हम उतने ही उधर ऊपर यूनिट्स ऑफ कार बनाते रहेंगे। तो ये जो दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं दे हैव अ म्यूचुअल डिपेंडेंसी, म्यूचुअल डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंड्स बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। ये कंसेप्ट हुआ हमारा स्टॉक और फ्लो का, ठीक है। अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है, इतना गो थ्रू करो, फिर से बुक को खोलो, बुक को पढ़ो, बुक को गो थ्रू करो, तो उसमें आपका माइंड और क्लियर होगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक बेसिक चीजें यहाँ बताई हैं, क्लियर। अब हम मिलेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में।